कर सको। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो पार्ट ए हमने ये प्रीवियसली डिस्कस किया था, दिस वन स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसकी वेटेज 3 to 7% है। और अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर जो कैलकुलेट की है दैट इज एक्जैक्टली इन बिटवीन देम, यानी 4% एवरेज जो है वो पास पेपर में इसमें से क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इससे पहले आप एक पढ़ के आए हो कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिकली अ सब्जेक्ट व्हिच इज प्रोवाइडेड कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, यानी जो आपकी कॉस्ट इंफॉर्मेशन जनरेट होती है जिस सिस्टम से, वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहां स्टार्ट होती है, इन सिंपल वर्ड जो अक्सर मैं कहता हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहां स्टार्ट होती है जहां कॉस्ट आपकी एंड होती है, यानी कॉस्ट से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हम उन इंफॉर्मेशन को कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उसको यूज करते हैं। तो इसमें जो 3 डेफिनेशन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो हाईलाइट की, और इसके आप देख सकते हो फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, जिसको चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कहते हैं लंदन का। दिस इज अ ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन जो कि कॉस्टिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें डेफिनेशंस या कुछ और इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कंप्लीट बोर्ड होता है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए जितनी भी चीजें हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो मैथडोलॉजीज हैं, वो हमें चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे पहली डेफिनेशन देखें, और इस डेफिनेशन को देखते हुए आपने इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज फाइंड आउट करनी है, और तीनों में एक चीज आप देखोगे कॉमन चीज होगी, जिसको एंड पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन में वो कहता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स in the preparation of accounting information in such a way as to assist management, it's a most important word, in the formulation of policies and in the planning and control of operations of undertaking। अगर इस पूरी डेफिनेशन को देखें तो इसमें मुझे 3 एरियाज ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। ऑब्वियसली सबसे पहला तो प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन नजर आ रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड की जाती है? अगर आप देखें पहला वर्ड है एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, यानी आपके पास जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से प्रोवाइड की जा रही है उसको अप्लाई करना, उस प्रोफेशनल नॉलेज को अप्लाई करना है टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। इस यानी उस नॉलेज से आप अपनी पॉलिसीज जो है उसको स्टैब्लिश करोगे, फॉर्मुलेट करोगे। दिस पोर्शन इज नॉर्मली नोन एज प्लानिंग। अगर मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड में कहूं कि लुकिंग फॉरवर्ड, यानी आप फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, एंड इन द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस। और दूसरा फैक्टर हमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, कंट्रोल। इस डेफिनेशन में हमें 2 मेन एरियाज नजर आए, प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, यानी अब आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाट इज कंट्रोल, उसकी डिटेल में थोड़ी सी डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन इस डेफिनेशन में आपने ये माइंड में रखना है कि इसमें 2 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन में आएंगे, और ये जो आपका मैनेजमेंट अकाउंट की डेफिनेशन है ये ट्वाइस एग्जामिनेशन में आ चुकी है, 2 मरतबा। आपसे तीनों डेफिनेशन नहीं पूछता, मैंने तो 3 डेफिनेशन इसलिए लिखी जो आपको अंडरस्टैंड इजीली हो सकती है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन डेफिनेशन की वर्डिंग में डिफरेंस जरूर हो सकता है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होगा। जिस तरह एक कोई भी शख्स जो है वो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी सेम नॉलेज रखता है, लेकिन डिलीवर हर एक अपने तरीके से किसी चीज को करेगा। तो इसी तरीके से डेफिनेशन को जो यानी आपको कोट किया जाता है वो डिफरेंट कोटेशन जरूर हो सकती हैं, बट कॉन्सेप्ट जो है उसके पीछे हमें एक ही नजर आता है। ठीक है, अब इसी तरह एक और डेफिनेशन की तरफ जाते हैं जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने डेफिनेशन की, और वो भी यही वर्डिंग देखे अपने तरीके से लिख रहा है, इंक्लूड्स द मेथड्स एंड कॉन्सेप्ट्स नेसेसरी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। अब यहां पर भी वर्ड प्लानिंग आया, बट अगेन इसके साथ एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट लगाया, इफेक्टिव,
जो तीनों डेफिनेशन के बाद मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। Planning for choosing among alternative business action. This is the word which leads to a decision making. यानी choosing among alternative business actions. यानी क्या क्या business actions हो सकते हैं। यानी आप we have a various options, various alternate, and we have to select the one which is more beneficial for the entity, which is more in close, which is mostly close, mostly in connection with the corporate objectives. तो उसको हम यहाँ पर दूसरा हमें एरिया मिला डिसीजन मेकिंग। और इसके बाद अगर मैं तीसरा वर्ड देखूं तो अगेन हमें नजर आएगा फॉर कंट्रोल थ्रू द इवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ परफॉर्मेंसेस, कि जो रिजल्ट हमें मिलते हैं उनको इवेल्युएट करने के बाद और उनको इंटरप्रेट करने के बाद हम उसको कंट्रोल पुट करते हैं। सो व्हाट इज कंट्रोल, इसकी भी डिस्कशन अभी मैं इन डेफिनेशंस के बाद करता हूं। तो इस डेफिनेशन के अंदर भी मुझे तीन एरियाज नजर आए, which is a planning, that which is you can say an effective planning, and number 2 control, and number 3 decision making। तो यानी यही तीन चीजें मुझे यहाँ पर भी नजर आई। और तीसरी डेफिनेशन जो है वो एक सिंपल एक पर्सन की है, रॉबर्ट एस कैपलन। उसने जो डेफिनेशन की उसमें भी आपको यही चीज नजर आएगी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम दैट कलेक्ट्स, क्लासिफाइज, समराइजेस, एनालिसिस and reports information that will assist managers in their decision making and control activities। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ज्यादा जो फोकस किया उसने डेफिनेशन में वो दो एरियाज को किया, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। और इस डिसीजन मेकिंग के लिए या कंट्रोल एक्टिविटीज के लिए हमें इंफॉर्मेशन का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जब मैं तीनों डेफिनेशन को कंबाइन करता हूं और तीनों डेफिनेशन को सम अप करते हुए इसका आउटकम निकालता हूं, तो मैं इसको कहता हूं द मेन पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पिलर्स कौन कौन से हैं उसकी तरफ हम जाएंगे। और ओके, इसमें फर्स्ट पिलर जो है हमारा दैट इज प्लानिंग, जो अभी हमने तीन डिस्कस किया। ठीक है, व्हाट इज प्लानिंग, देयर आर वेरियस वर्ड्स व्हिच कैन एक्सप्लेन व्हाट इज अ प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग के हवाले से मैं एक चीज आपको बता दूं कि नॉर्मल एक लेमैन की तरफ चलते हैं। लेमैन कहते हैं जी कि लाइक जो मैं फ्यूचर में करना चाहता हूं, ये बड़े आसान वर्ड्स में लाना चाहता हूं, प्लानिंग को एक स्पेसिफिक एरिया को डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब आप मैं ये कहता हूँ जी कि मैंने फ्यूचर में एक टास्क परफॉर्म करना है और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, दैट इज प्लानिंग। सिंपल इज दैट। मैं आप ही की एग्जांपल लेता हूं कि आप यू स्टूडेंट्स हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप आज से ही एक प्लान बनाते हो कि यार मैं इस तरह प्रिपरेशन करूंगा, ये टाइम इतना टाइम डेली दूंगा, इन टॉपिक्स को कवर करूंगा एंड सो ऑन, एक डिटेल प्लान बनाते हैं। याद रखिएगा कि प्लानिंग इज नॉट अ गुड आइडिया अनलेस इट इज इफेक्टिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कि जब तक वो इफेक्टिव नहीं होगी उस प्लानिंग का कोई फायदा नहीं। वो तो लाइक इसी तरह है कि जैसे मैं प्लान बनाता हूँ और उसके बाद टाइम गुजर जाता है और मैं कहता हूँ चले जी नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा प्लान बना लेता हूँ। सो प्लानिंग हियर वर्ड एक्सप्लेन्स द इफेक्टिव प्लानिंग। जैसे फ्रेसर ने बड़ा सिंपल सा वर्ड किया, एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, व्हेन देयर इज एन इफेक्टिव प्लानिंग देयर शैल बी अ डेवलपमेंट। यानी किसी भी चीज की प्लानिंग अगर इफेक्टिव होगी तो वो डेफिनेटली उसका जो उसमें डेवलपमेंट नजर आएगी, उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है, अब आप प्लानिंग करते हो और आप ये कहते हैं जी कि मैं इस वीक में इतना कोर्स कवर करूंगा। अब उस वीकेंड पे यू हैव टू मेक योर ओन एनालिसिस कि मैंने कितना परसेंट कवर किया, अगर कवर नहीं हो सका तो इसको फ्यूचर में कैसे करूंगा। So this is known as effective planning. So I can say the planning without control is nothing. अगर आपका कंट्रोल नहीं है और प्लानिंग कर दी है, उस प्लानिंग का फायदा आप उसी सूरत में ले सकते हो जब उस पर कंट्रोल होगा, उस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग इज जस्ट अ पेपर वर्क, कि जी आपने ये लिख लिया कि ये हम काम करेंगे और काम नहीं किया तो उस प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। बट प्लानिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे ये मैंने रेड कलर में एक डेफिनेशन छोटी सी वर्डिंग लिखी
कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू डेवलप वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू मीट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब जब आप प्लानिंग करते हो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मेरा कौन सा होता है प्लानिंग में? सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मेरा ये होता है कि मैंने इस तरीके से प्लान करना है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के वो अगेंस्ट ना हो, कॉन्ट्रेरी ना हो। मैं इस तरीके से प्लानिंग करूं, इस तरीके से मैं अपने आप को प्लान करूं कि मैं फ्यूचर में जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसको अटेन कर सकूं, उसको मीट कर सकूं। तो प्लानिंग की जो डायरेक्शन है इज अ वेरी क्लियर डायरेक्शन लीड्स टू अ बेसिकली accomplishment of organization objectives. ठीक है। Second part is again most important, that is okay students asking me for the namaz break 4:32 हो गई। So मैनेजमेंट के जो बैठे हैं फिफा के, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा इसको वो कर दीजिएगा प्लीज। Recording stopped. ओके सर 5 मिनट के लिए जी जाके नमाज पढ़ लें। थैंक यू। नमाज के बाद शुरू कर। इंस्ट्रक्शंस इशूड एंड प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड। अभी अगर देखें प्लानिंग में हम क्या बात कर रहे थे कि जब हम प्लान करते हैं किसी चीज को तो ऑब्वियसली उसकी इफेक्टिवनेस उसी वक्त होगी व्हेन देयर इज अ प्रॉपर कंट्रोल, कि मैं उसको जज करूं कि मैंने जो प्लान किया था क्या मैं प्लानिंग के मुताबिक उसको प्लानिंग जो है उसको मैंने प्रॉपर्ली अडॉप्ट किया या उससे जो आउटकम्स आए हैं वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स थे या नहीं थे। सो दैट कंसिस्ट ऑफ वेरीफाइंग। हमें वेरीफाई करना है कि क्या सब कुछ जो अकर हुआ वो इन कंफर्मेटिव विद द प्लान्स हुआ या नहीं हुआ, कि जो हमने प्लान बनाया था और जो एक्चुअल आउटकम हुए हैं क्या इसमें डिफरेंस है या नहीं है, और अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कंट्रोल। और उसके बाद फिर हम इसको अगले स्टेप की तरफ लेके जाते हैं, इसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज रह गई हैं इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। दैट इज लीड टू अ डिसीजन मेकिंग, जो थर्ड की तरफ आएंगे। लेकिन इसको फिर देख रहे हैं प्लान अडॉप्टेड, इंस्ट्रक्शन इशूड एंड प्रिंसिपल एस्टैब्लिश। यानी जो कुछ भी आपने एस्टैब्लिश किया था प्लान के अंदर, जो भी पॉलिसीज बनाई थी, जो इंस्ट्रक्शन दी थी, क्या आउटकम उसके मुताबिक आया या उससे डेविएट किया है, और अगर डेविएट किया है तो कितना डेविएट किया है, उसको भी हम कंट्रोल में हाईलाइट करते हैं। आगे जाकर हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल दो किस्म के होते हैं। एक कंट्रोल होता है हमारा फीडबैक अप्रोच और एक फीड फॉरवर्ड, लेकिन वो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो आगे जाके हमारा जहाँ कंट्रोल का चैप्टर आएगा प्रॉपर, उसमें हम डिटेल में इस चीज को डिस्कस करेंगे। कंट्रोल के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड एलिमेंट, एंड दैट इज अ डिसीजन making. Third, decision making basically involves the selection of a course of action from among two or more possible alternatives in order to arrive at a solution for a given problem. यानी आप ये कह लो कि डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके जब पॉसिबल अल्टरनेटिव्स होते हैं, आपके पास डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, उन एक्शंस में से जो बेस्ट एक्शन है जो कि इन अकॉर्डिंग्स विद द ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। दैट इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग इन ऑर्डर टू अराइव अ सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। और डेफिनेटली जिसको आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ये वर्ड, ये जो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट बोली है, दैट हैज बीन कोटेड बाय ट्रैप्टॉय न्यूपोर्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी डेफिनेशन, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। डिसीजन मेकिंग कैन बी डिफाइंड इन लॉट ऑफ वेज, वेरियस वेज, लेकिन ये मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है कि इसको अंडरस्टैंड करना भी आसान है और इसको एक्सप्लेन करना भी आसान है कि व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। नॉर्मली आपको मालूम है कि एक ऑपरेशनल लेवल के डिसीजंस होते हैं, एक टैक्टिकल लेवल के होते हैं और एक स्ट्रेटेजिक लेवल के होते हैं, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो ये मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ चुके हो या पढ़ोगे। तो डिसीजन मेकिंग ये 3 मेन पिलर्स हैं, यानी मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ 3 मेन पिलर्स, प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। जब इन तीनों को कंबाइन करेंगे इट बिकम्स अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके स्कोप की तरफ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप कहां पर है, किस जगह पर अप्लाई होती है या एरिया कौन सा है। तो जो मेन स्कोप है
मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो है इज टू प्रोवाइड नेसेसरी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। यानी आप इसके अंदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी इन इंफॉर्मेशन को आप रिपोर्ट करते हैं टू द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल पर्पसेस। यानी आप जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उन इंफॉर्मेशन को चाहे वो क्वांटिटेटिव नेचर की हो या क्वालिटेटिव नेचर की हो। फॉर एग्जांपल, you have got an information that one of our competitor is introducing a new product which is technologically better than our product. What will be the consequences of launching this product and what will be the impact of this product on our existing product? इस पे जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी that is known as management report। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम प्लानिंग और कंट्रोल कर सकें। दिस इज द मेन एरिया ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मेन स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और अगर मैं ये कहूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज एज अ वाइडर सेंस rather than as compared to the financial accounting, तो ये गलत नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिस्ट्रिक्ट करती है और इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे भी कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन फिलहाल हम इतनी जेन में रखें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ ब्रॉडर सेंस हम इसको यूज करते हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखें कि फॉर दिस पर्पस इज ड्रॉज आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंटिंग एज वेल एज नॉन अकाउंटिंग सोर्सेज। यानी कुछ इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से भी चाहिए और कुछ नॉन अकाउंटिंग सोर्सेज से भी चाहिए। इवन आप इस तरह भी इसको लिख सकते हो कि सम इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम इंटरनल सोर्स एंड सम इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अभी जो मैंने एग्जांपल दी कि अगर मैं ये इंफॉर्मेशन गैदर करता हूं कि कौन कौन से कंपेटिटर कौन कौन सी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो ये हमारी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है और उसका इम्पैक्ट हमारी फाइनेंशियल्स पर क्या आएगा, हमारे एग्जिस्टिंग प्लान पर क्या आएगा, उसको जो एनालिसिस करूंगा, दिस इज बेस्ड प्योरली ऑन इंटरनल इंफॉर्मेशन। Hence, its scope is quite vast and it includes within its fold almost all aspects of business operations. यानी इसके अंदर तमाम बिजनेस ऑपरेशन के तमाम एस्पेक्ट्स को आप देखते हो। यानी सिर्फ एक एरिया नहीं बल्कि तमाम एरियाज को आप इसमें हाईलाइट करते हो और देखते हो किन एरियाज पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। और क्योंकि आपके जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, वो इंटीग्रेटेड होते हैं और सम टाइम किसी एक पर इफेक्ट आने से बाकी पर भी इफेक्ट आ सकता है। तो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। वी विल लर्न in this syllabus what are the techniques of management accounting, what are the techniques of preparing the reports, ये सारा हमारा इस management accounting का syllabus का part है। हाँ, how can we prepare the management reports in detail form, वो हमारे syllabus में नहीं cover होता, वो advanced level पे आता है। लेकिन management reports के अंदर जो basic जो ingredients हैं या जो कुछ ऐड करना होता है उसकी कैलकुलेशंस जो है वो सारा हम इस सिलेबस के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो वेल, अब आइएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसमें हमारे टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स है। इन वेरियस बुक्स यू विल सी अ डिफरेंट, किसी में 4 मिलेंगे, किसी में 5, किसी में 6, 7। तो ये मैंने कुछ इसमें से बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज को हाईलाइट किया। अगली स्लाइड्स में हम एक एक एरिया को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो है टू फॉर्मुलेट प्लानिंग एंड पॉलिसीज। ठीक है, क्या हमें प्लानिंग करनी है, फॉर्मुलेट करनी है, प्लानिंग करनी है और पॉलिसी स्टैब्लिश करनी है। कि पॉलिसीज क्या है कि अगर मैं प्लान बनाता हूं उन प्लान को कैसे अटेन किया जा सकता है, दैट इज नॉन एज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे सेकंड में, सेकंड आइएगा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट आफ्टर इंटरप्रिटेशन। लेकिन जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है और आप रिपोर्ट तैयार करते हो तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट देने से पहले आप उसको पूरा इंटरप्रिटेशन करते हैं without analyzing or interpreting
द इंफॉर्मेशन, अगर मैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देख दूं तो ये फॉल्स इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, तो लिहाजा इसके इंटरप्रिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इंटरप्रिटेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम उसको उसी जो डाटा गैदर किया होता है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि यूजर को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, यानी एक ऐसी फॉर्म में लाते हैं जहां से वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। बाकी अभी डिटेल में अगली स्लाइड्स में आपको एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। Third point is to assist in decision making process. Decision making of any entity is based on information, और इंफॉर्मेशन जो है प्रोविजन प्रोवाइड करना या प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट उन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है और वही इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को असिस्ट करती हैं ताकि वो डिसीजन प्रॉपर डिसीजन ले सके। फोर्थ आता है टू हेल्प इन कंट्रोल। अब अगर आप देखें तो यहां तक जब मैंने पहला हिस्सा पढ़ा उससे आगे प्लानिंग के बाद अब फॉरेन कंट्रोल की तरफ मूव कर गए कि इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि ये जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये हमें हेल्प प्रोवाइड करती है कंट्रोल एक्टिविटीज में। अब देखें, अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं कि हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स को हमने जो लर्न करना है वो इसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोर्स में हम इसको इंशाल्लाह करेंगे। और आफ्टर कोर्स we would be able to understand what is control and in this situation which control technique should be applied more effectively, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 5 आता है टू प्रोवाइड रिपोर्ट। मैनेजमेंट को रिपोर्ट देखिए, एक स्पेसिफिक रिपोर्ट होती है और एक आपकी ऑन गोइंग रिपोर्ट्स, इसको हम कह सकते हैं ऑन गोइंग नेचर की रिपोर्ट होती है। यानी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक इवेंट के लिए प्रिपेयर की जाती हैं। जैसे अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दी कि एक नई प्रोडक्ट अगर कोई मार्केट में लॉन्च हो रही है उसके लिए एक स्पेसिफिक रिपोर्ट बनाई जाएगी। ये रिपोर्ट रेगुलर बेसिस पे नहीं बन रही, ये रिपोर्ट जो है ये स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए बनाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो आपकी ऑन गोइंग नेचर की होती है, लाइक कॉस्ट इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जिसके अंदर हम ये जज करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो टाइम उस स्पेसिफिक टाइम में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है और उसके रीजंस क्या हैं। वो रिपोर्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो these types of reports are known as ongoing reports। और आखिरी हम ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेशंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना है, अपने एम्स और गोल्स को जो सेट किए है उसको अटेन करना है, और वो उसी वक्त पॉसिबल हो सकते हैं जिस वक्त आपके जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उनके दरमियान जो है वो आपकी कोऑर्डिनेशन हो। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग आल्सो प्रोवाइड्स अ वे टू फैसिलिटेट अस टू कोऑर्डिनेट द वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी। ठीक है, अब ये जो 6 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, यही 6 पॉइंट जो है मैं इन डिटेल आपके साथ अब डिस्कस करता हूं अगली स्लाइड्स में। हर एक स्लाइड में हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था टू फॉर्मुलेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर द एंटिटी, ये दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो प्लानिंग बेसिकली क्या है, अभी हमने डिस्कस किया इससे प्रीवियस स्लाइड्स में भी। The planning involves forecasting on the basis of available information. Whatever the information we have and whatever the limitations we faced, जो भी हमारे constraints हैं, उन constraints के अंदर रहते हुए हम कैसे बेहतर forecast कर सकते हैं, and this forecasting is known as planning. But please remember that these forecasting should be based on some facts and figures. यानी ये फोरकास्टिंग विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर वो फोरकास्टिंग नहीं है, वो जस्ट इज एन एस्टिमेट। सो फोरकास्टिंग इज टेकन एज अ ब्रॉडर सेंस कि जहां पर हम तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करके उसको फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे अर्थक्वेक के बारे में जब हम फोरकास्ट करते हैं तो उसके पीछे एक पूरी साइंटिफिक सिस्टम है, और वो साइंटिफिक सिस्टम कुछ इंडिकेशंस देता है जो कि जिसकी बेस पर वो एक वार्निंग इशू करते हैं, और उस वार्निंग के थ्रू हमें ये आइडिया होता है कि अर्थक्वेक में हैपन। सेम इसी तरीके से
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास वेरियस इंडिकेटर्स होते हैं, उन इंडिकेटर्स को और उन कॉन्स्टेंट्स को देखते हुए हम फ्यूचर को जो प्रेडिक्ट करते हैं, दिस इज नॉन एज फोरकास्टिंग। ठीक है, और ये प्लानिंग का मेजर पार्ट है। एंड सेकंड, हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग करते वक्त, जिसको हमने माइंड में रखना है, लाइक अगर मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूँ अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर, तो मुझे उसको वो हेल्प प्रोवाइड करेगा कि मैं अपने गोल्स को जो है वो सेट कर सकूं इन अकॉर्डिंग विद द सिचुएशन। ठीक है, हालांकि गोल्स पहले सेट किए जाते हैं, तो उसको माइंड में रखते हुए हम प्लानिंग करते हैं ताकि हम इस गोल को अटेन कर सकें। और इसी में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी हमारा कुछ हिस्सा इन्वॉल्व होता है, जो आप देख सकते हो। फ्रेमिंग पॉलिसी डिटरमिनिंग दी ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम यहाँ पर पॉलिसीज को स्टैब्लिश करेंगे, फ्रेम करेंगे, जो कि डिटरमिन करेंगे ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। और इसके अंदर वेरियस एक्शंस जो है वो डिटरमिन किए जाते हैं कि किस सिचुएशन में किस एरिया को किस यानी पॉलिसी को अप्लाई करना चाहिए ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली अटेन कर सकें। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन एरिया आपने माइंड में रखना है, दैट इज वन थिंग, and that is attainment of aims and objectives. It facilitates a preparation of statements on the past databases and provide estimates of the future for the future. यहाँ मैं दो टेक्निकल वर्ड यूज करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी आपको फ्यूचर के लिए प्लानिंग के लिए कहा जाता है, या चले सिंपल वर्ड यूज कर लेता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट बजट, कि बजट क्या होता है। तो अगर आप बजट इज आल्सो पार्ट ऑफ फोरकास्टिंग, बल्कि फोरकास्टिंग से भी आगे है, तो फोरकास्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पास्ट डेटा चाहिए। आप पहले पास्ट डेटा की बेस पर अपनी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। दिस पोर्शन इज नोन एज इंटरपोलेशन, हम इसको इंटरपोलेशन कहते हैं। और उसी को देखते हुए हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे, but after keeping in mind the expected changes that may occur in future. Like अगर मैं सिर्फ पास्ट ट्रेंड को लेते हुए उसी को फ्यूचर को फोरकास्ट कर दूं, तो हमें सबसे बड़ा या मेजर प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी कि जो आपकी फैक्टर्स, एफिशिएंसीज, इनएफिशिएंसीज पास्ट में थी, तो हम फ्यूचर में भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। हम पास्ट को एनालिसिस करते हैं, उसमें से इनएफिशिएंसीज को हाईलाइट करते हैं ताकि, और वो फ्यूचर के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करते, ताकि फ्यूचर के अंदर जो हमारा एस्टिमेशन हो, प्लानिंग हो, बजटिंग हो, फोरकास्टिंग हो, वो आपकी फ्री ऑफ बायसनेस हो, उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी आपकी इनएफिशिएंसीज इंक्लूड ना हो। फर्दर, जब कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करती थी बट फ्यूचर के अंदर वो एग्जिस्ट करेगी, तो उस सिनेरियो को भी माइंड में रखते हुए आप फोरकास्टिंग करेंगे। ठीक है, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं एक्सट्रापोलेशन। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी कि इट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन द पास्ट डेटाबेसेस एंड प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स फॉर द फ्यूचर, तो ये दो चीजों को हाईलाइट कर रहा है, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। Interpolation is the process of analyzing the past data and information and estimation of future on the basis of interpolation is known as extrapolation. ठीक है, तो ये हमारा जो पहला पोर्शन है, दिस इज नॉन एज फॉर्मुलेशन ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसी। सेकंड हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, that is to provide information to management after interpretation। और इस वहां पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को जो आपने प्रोवाइड करनी है, स्पेसिफिकली मैं अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करता हूं, तो दैट शुड बी इंटरप्रेटेड इन सच अ वे सो दैट इट मे कन्वर्ट इनटू अ अंडरस्टैंडेबल वे। और इसके अंदर अगर आप देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग basically is to present financial information to management। ठीक है, सेकंड देखते हैं, इंफॉर्मेशन मस्ट बी इन अंडरस्टैंडेबल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको 2 से 3 मरतबा ये वर्ड यूज कर चुका हूं कि इंफॉर्मेशन अगर आप हैप्पैज़र्ड फॉर्म में देते हो, इस फॉर्म में देते हो कि पढ़ने वाले को अंडरस्टैंड ही नहीं हो सकता, ना ही इतनी लेंथी होनी चाहिए कि पढ़ने वाला जो भी डिसीजन मेकर है वो कंफ्यूजन में आ जाए। बहुत क्लियर, क्रिस्टल, अंडरस्टैंडेबल और समराइज प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और मैक्सिमम
कंप्लीटनेस की तरफ आपने जाना है। 100% कंप्लीटनेस जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। और उसके बाद अब इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैन बी प्रेजेंटेड इन समराइज्ड फॉर्म एंड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, टेबल एंड अदर यूजफुल वे। देखिए आपने ये प्रीवियस स्टडीज में कॉस्ट अकाउंटिंग में ये पढ़ चुके हो, व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। Anything which is gathered in the raw form is known as data. But when it is compiled in such a way that it provides information, yeah, it provides useful information to other person, it becomes an information. अब जैसे एक क्लास के अंदर लाइक 300 स्टूडेंट्स आपने एडमिशन किए किसी कॉलेज में। अब उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे। अब आप अगर यही डाटा 300 के लिस्ट बनाकर मैनेजमेंट को दें तो दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन। यूजर जो है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट हमारे पास ज्यादा हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ए ग्रेड में फॉल कर रहे थे, कितने ए प्लस में थे, कितने बी में थे, कितने लो ग्रेड में आ रहे हैं। सो दिस इंफॉर्मेशन, यही डाटा को जब मैं कंपाइल करता हूँ एक टेबल की फॉर्म में और इस तरह टेबल बनाता हूँ कि वो एक क्लैरिटी में नजर आ जाए कि ए प्लस ग्रेड के इतने स्टूडेंट हैं, ए ग्रेड के इतने स्टूडेंट हैं और बी ग्रेड के इतने स्टूडेंट हैं, then definitely it will be useful for the user and this is known as information। और इसी को हम कहते हैं कि these are presented in summarized form। और ज्यादा बेहतर होता है कि चार्ट्स टेबल फॉर्म में हम करें। जैसे अभी मैं आपको जब प्रेजेंटेशन दे रहा था स्टार्ट में एनालिसिस किया पास पेपर्स का। अब अगर मैं पास पेपर्स की तमाम चीजें वहां पर लिखना शुरू कर दूं और आपके सामने लिखूं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर यू पीपल। सो इजीएस्ट वेज टू अंडरस्टैंड इज दैट कि अब जैसे मैंने उसको एक चार्ट में टेबल में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट किया और जैसे ही आपने देखा तो आपको आइडिया हो गया कि किस एरिया को ज्यादा फोकस करना किया गया है पास्ट में इन एग्जामिनेशन में, किन थ्योरेटिकल पोर्शन कितने परसेंट आ रहा है और आपका न्यूमेरिकल पोर्शन कितने परसेंट आ रहा है। सो पिक्टोरियल फॉर्म इज द बेस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, ठीक है। अब इससे आगे चलेंगे हम नेक्स्ट में। ओके, नंबर नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड असिस्टेंस to the management in decision making process। Management accounting helps the management to take effective decision through provision of management reports। अच्छा, अब जब आप मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बनाते हो और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो यूजर को या मैनेजमेंट को दे सको। और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उन इंफॉर्मेशन की बेस पर, उन रिपोर्ट्स की बेस पर वो प्रॉपर डिसीजन ले सके, ठीक है। So this is the first and most important area, and then modern techniques are used to provide useful information decision for decision making। मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि इंशाल्लाह इस सिलेबस में हम कवर करेंगे वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम यूज करेंगे कंट्रोल पर्पसेस के लिए और कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो डिसीजन मेकिंग के लिए। अभी हम जब सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर भी मैंने कुछ डिसीजंस आपसे डिस्कस किए, लाइक प्राइसिंग डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो हैं वो टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। दिस इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद हेल्प इन कंट्रोल। प्रीवियसली आई हैव टोल्ड यू कि विदाउट कंट्रोल प्लानिंग इज नथिंग। यानी इफेक्टिव प्लानिंग तभी हो सकती है जब आप प्रॉपर कंट्रोल पुट कर सकें। सो पहली चीज तो ध्यान में रखिएगा कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर मैनेजरियल कंट्रोल। यानी वो जो टेक्निक्स हम सीखते हैं और जब हम उसको अप्लाई करते हैं किसी एंटिटी में तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, बल्कि एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्टिविटीज, ठीक है। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल टेक्निक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल परफॉर्मेंस। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या है, ये हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा इंशाल्लाह इसके बाद जो फोरकास्टिंग एंड बजटिंग है उसमें हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ पोर्शन जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में और कुछ हम उसका बजटिंग में भी डिस्कस करेंगे, बट नॉट इन डिटेल। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली होता क्या है, अगर सिंप्लीफाई करूं मैं इसको, कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम इन विच actual cost या actual results
are compared with the standard or budget in order to calculate the variances. And then variances are analyzed in order to see why these, in order to highlight the reasons of these variances. ये reasons आई क्यों, यानी ये reasons आने के reason क्या है, उन reasons को further interpret किया जाता है in order to see कि ये आपकी controllable factors की वजह से आए हैं या uncontrollable factor की वजह से आए। एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे आप वेरिएंस निकाल रहे हो प्राइस का, यानी आपने एक बजट किया कि 25,000 केजी जो है वो आप खरीदोगे 10 रुपीज पर केजी में, यानी इट मींस कि स्टैंडर्ड आप ये कह रहे हो कि 250,000 जो है वो मेरी कॉस्ट आएगी, जबकि एक्चुअली आपने 25,000 ही बाय किया लेकिन 11 रुपीज के पॉइंट यानी पर यूनिट से, विच कॉस्ट 275,000। यानी अब अगर आप देखो तो आपने स्टैंडर्ड ये बनाया था कि 250 कॉस्ट लगनी चाहिए, लेकिन आपने एक्चुअल कॉस्ट लगा दी 275,000, 25,000 की कॉस्ट ज्यादा लगा दी। अब ये ज्यादा क्यों लगी, इसके रीजंस भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट है, यानी आपकी जो कॉस्ट है वो 25,000 ज्यादा क्यों लगी। अब इसकी मैं दोनों रीजन की तरफ आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक रीजन ये भी हो सकती है कि गवर्नमेंट हैव इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ दिस स्पेसिफिक मटेरियल, यानी कई बार ऐसा होता है कि प्राइसेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज, लाइक पेट्रोल प्राइसेस इन पाकिस्तान जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर आती है, तो इसमें किसी भी पर्सन की कोई कंट्रोलेबिलिटी नहीं है, कोई भी पर्सन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर प्राइसेस इंक्रीज करती हैं तो आपको तो ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो दिस वेरिएंस इज नॉन दिस रीजन इज नॉन एज अनकंट्रोलेबल फैक्टर। अब इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि जी हमारे जो प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर जो है, उसने बाइंग जो है उसके लिए एक न्यू सप्लायर यानी मार्केट में लोकेट किया, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट जरूर दे रहा है लेकिन प्राइस हाई चार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो वेरिएंस है वो एडवर्स हो गया। तो दिस इज अ कंट्रोलेबल फैक्टर। तो इस ये जितनी भी मैंने पोर्शन डिस्कस की, दिस इज अ रिलेटेड टू कंट्रोल। अब इसमें कुछ फीडबैक अप्रोच है, कुछ फीड फॉरवर्ड अप्रोच है, जिसको डिटेल में आगे जाकर बजटरी कंट्रोल सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दीज आर द मोस्टली टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड टू को कंट्रोल करने के लिए मुझे डेफिनेटली बजटरी कंट्रोल सिस्टम चाहिए। अगर बजटरी कंट्रोल सिस्टम नहीं है तो प्लानिंग का कोई फायदा भी नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, व्हेन देयर इज नो इफेक्टिव प्लानिंग there shall be no development, or in other words, when there is no control over the planning, then after the implementation of planning, then there will be no development in there. We can't attain our objectives. These are the main thing which is most important, और ये सारा objective हमारा management accounting में cover होता है। Then even we are able to measure the performance of an individual manager। ठीक है, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें एक ऐसी टेक्निक्स प्रोवाइड करता है। हमारा पार्ट सी जो है सिलेबस का, वो इसी से रिलेट करता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि आप डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, उस मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। उसके लिए कुछ टेक्निक्स हम वहां पर डिस्कस करेंगे, एंड दैट टेक्निक्स आल्सो प्रोवाइड्स बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी। अब आइएगा नेक्स्ट आइएगा टू प्रोवाइड रिपोर्ट। मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो रिपोर्ट्स होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक रिपोर्ट वो होती है जो आपकी वन टाइम आपकी रिपोर्ट होती है, और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो आपकी रेगुलर बेसिस पे बनती है, जिसको ऑन गोइंग रिपोर्ट्स भी आप कह सकते हो। ठीक है जी। अब इसमें देखिए, मोस्टली रेगुलर रिपोर्ट्स की अगर बात करूं तो रेगुलर रिपोर्ट्स आर शेयर विद मैनेजमेंट ऑन पीरियोडिक बेसिस। Here periodic basis is not a year. It might be on weekly basis, quarterly basis, monthly basis, क्योंकि जितनी रेगुलर रिपोर्ट्स आएंगी तो मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन आएंगी और वो टाइमली डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं रिपोर्ट की बेसिस पर मैनेजमेंट जो है
वो इस पोजीशन में होती है कि वो डिसीजन ले सके। सो दिस इज द बेस्ट वे कि मैनेजमेंट डिसीजन ले अगर उसके पास प्रॉपर रिपोर्ट्स आ रही, ठीक है। और जितना टाइम ड्यूरेशन रिपोर्ट्स में कम होता है उसके लिए डिसीजन लेना भी ज्यादा आसान होता है। एंड देन इट इन्फॉर्म्स द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स रेगुलरली और टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसको हम थोड़ा सा लिंक में करूंगा फीड फॉरवर्ड अप्रोच से, कि अगर आप पूरा काम करने के बाद अगर आप रिजल्ट चेक करते हो तो वो पीरियड जिसके अंदर आप इसकी करेक्शन कर सकते थे, रेक्टिफाई कर सकते थे बजट को या उन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, वो लॉस्ट कर दी। तो लिहाजा जब आप रेगुलर रिपोर्ट्स देते हैं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास आपकी रेगुलरली रिपोर्ट आती जाती है, जिसकी बेसिस पर वो डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और करते रहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेशंस। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी then it will not be a beneficial for any organization, and even that it create hindrance in the attainment of corporate objectives. अब इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स टूल्स फॉर ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। जो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए और उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए जो टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं करती है जो हमें स्टडी, दैट इज आल्सो नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है जी। एंड देन बजट्स आर इंपॉर्टेंट मींस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फंक्शंस डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ब्रीफली मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ एक पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ, डिटेल में तो आगे जाकर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो बजट्स हैं बेसिकली जब आप बनाते हो तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके अंदर एक बजट कमेटी होती है जो कि वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो मेन पर्संस होते हैं, जिसको आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, तो वो इसमें इस बजट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। सो इस तरीके से उनके दरमियान ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकती है और वो बजट को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स को ज्यादा बेस्ट वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इसको अगेन मैं वही कहूंगा कि बजट और जो फोरकास्टिंग का जो हमारा एरिया आएगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, उसमें डिटेल में इसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहां तक तो हमने जो पढ़ा वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी होता है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पेश आती है। इसके लिए हमें इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि व्हाट इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग and what is a management accounting and what is the main differences between two type of accounting। तो इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं जी। पहला पॉइंट देखिए कि फाइनेंशियल अकाउंट डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एज अ होल। यहीं पर रुकते हुए अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली रिकॉर्डिंग related to recording and summarizing of financial information in the form of financial statement and यानी जब आप इस तरह कह लो कि when the business transaction occurs we have to record the business transaction और पूरा अकाउंटिंग साइकिल होता है। उसके बाद फिर इसको समराइज करते हैं, समराइज करने के बाद हम रिपोर्टिंग करते हैं टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट हो गया। Whereas management accounting take organization in various units or segment and highlights the impact of each unit or segment। जरा इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। सपोज कोई एक एंटिटी है एबीसी लिमिटेड, उसके 5 मेजर सेगमेंट्स हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स डिफरेंट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूंगा मैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एज अ एबीसी लिमिटेड हम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं और अगर मैं रिपोर्ट बनाता हूं और हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव कि हम प्रॉफिट दे रहे हैं, बट इट माइट बी पॉसिबल दैट वन और मोर देन वन सेक्टर्स हैव नॉट परफॉर्म बेटर। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है।
लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग चूंकि ओवरऑल होती है, एज अ होल होती है, वो इन तमाम फैक्टर्स को हाइड कर देती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो डिफरेंट यूनिट्स या डिफरेंट सेगमेंट्स और उनके परफॉर्मेंस को सेपरेटली हाईलाइट करती है। अब अगर मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पर इंप्लीमेंट करता हूँ तो मुझे ये नजर आता है कि अगर ये सेक्टर्स को हम बेहतर कंट्रोल करते और इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होती तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो और बेहतर हो सकता था। सो दिस इज द इन डेप्थ एनालिसिस, और इन अदर वर्ड्स इन डेप्थ एनालिसिस इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डील करती है एज अ समरी, एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन। It's a most important difference between financial accounting and management accounting. Second, financial accounting is attached with reporting to external stakeholders. इसमें मोस्टली एक्सटर्नल होते हैं बट इंटरनल भी हो सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो इंटरनल में आ जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो डिफरेंट रिपोर्ट्स जो बनाती है वो पब्लिक को भी उसको पब्लिश भी करती है, खासतौर पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो अगली स्लाइड में मैंने इसको अलग पॉइंट भी दिया। Whereas management accounting is linked with internal reporting. ये जो अभी हम इससे प्रीवियस स्लाइड पढ़ रहे थे फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंस से पहले, उसमें भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि objective of management accounting is to provide reports to the management and these reports are known as internal reports। क्योंकि जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ reports to management, तो आप ये रिपोर्ट सिर्फ मैनेजमेंट को दे रहे हो और मैनेजमेंट इज द पार्ट, इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट्स पब्लिक को शेयर नहीं की जाती एंड मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर कॉन्फिडेंशियल, और ये इंफॉर्मेशन आप किसी को नहीं देते। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये इंफॉर्मेशन तो ले सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, नहीं दी जाती, या आप नहीं ले सकते कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यानी वो कितनी कॉस्ट में तैयार हुई है। सो दीज आर द इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पसेस, और इसको कंट्रोल करके ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। सो अगेन आपको इस पॉइंट से भी ये चीज नजर आई होगी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डेप्थ एनालिसिस है एज कंपेयर टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज लिंक्ड विद द पास्ट परफॉर्मेंस। देखें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप एंड रिजल्ट क्या निकालते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसके जो 5 कंपोनेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी पास्ट परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मैं किसी कंपनी की पब्लिश्ड फाइनेंशियल ऑडिटेड रिपोर्ट देखता हूं तो वो मुझे फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करके दे रही होती रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को हाईलाइट कर रही है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालाइजेस द इवेंट्स एज दे टेक प्लेस एंड आल्सो एंटिसिपेट सच इवेंट फॉर द फ्यूचर। यानी वो ना सिर्फ पास्ट को बताती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बल्कि उसके फ्यूचर इवेंट भी आपको बता रही है। लाइक आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं वो आप इन द लास्ट पोर्शन या लास्ट मंथ्स ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है। अब ऑब्वियसली वो जब प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो उसके जो आउटकम्स हैं वो इस साल तो नहीं आएंगे, और ज्यादा उसका आउटकम नजर आएगा हमें फ्यूचर ईयर्स। तो फ्यूचर ईयर प्रोडिक्ट करने के लिए हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस जो हो चुका है सिर्फ उसको हाईलाइट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर मोस्टली बेस्ड ऑन लीगल फ्रेमवर्क एंड नॉर्मली ऑन पब्लिश्ड ऑन बायएनुअल बेसिस और एनुअल बेसिस। जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड biannual, quarterly or annual reports to the Securities Exchange Commission of Pakistan। यानी जो आपका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान में, उनको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ये प्रोवाइड करके देते हैं ऑन द पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड अकाउंट्स। ठीक है, और ये लीगल, इसी को हम लीगल फ्रेम करते हैं कि यहाँ पर कंपनीज एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी कंपनी कंप्लायंस नहीं करेगी
तो वो नॉन कंप्लाइंस में फॉल करती है और उसके इम्पैक्ट जो है उसको पेनल्टीज की फॉर्म में या अदर फॉर्म में उसको पे करना पड़ सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। Whereas management accounting reports period might differ from entity to entity। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का जो पीरियड है, क्या पीरियड कितना होना चाहिए, क्या रिपोर्ट जो है वो आपकी डेली बेसिस पे होनी चाहिए, वीकली बेसिस पे होनी चाहिए, मंथली बेसिस पे होनी चाहिए या क्वार्टरली बेसिस पे होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है एक दो चीजों पर। नंबर वन, टाइप ऑफ रिपोर्ट। नंबर टू, मैनेजमेंट स्टाइल, यानी एंटिटी टू एंटिटी डिफर कर सकता है। हम नॉर्मली एक वर्ड यूज करते हैं हाउस स्टाइल, यानी हर वो स्टाइल जो मैनेजर का स्टाइल है उसको हम नॉर्मली हाउस स्टाइल कर देते हैं। जो भी मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट्स को वो यानी रिक्वायर करेगा। वो रिपोर्ट्स वीकली भी हो सकती हैं, मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रिपोर्ट्स डिफरेंट पीरियड में आप रेगुलरली मैनेजमेंट को भेज रहे होते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट जो है वो बाय लॉ आपको क्वार्टर बाय एनुअली या एनुअली पब्लिश करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, डिफरेंस, सेम डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, the financial accounting reports are published for public and audited। ये प्रॉपर ऑडिट होती है स्पेशली फॉर लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना जरूरी है और पब्लिश करना पब्लिक के लिए भी जरूरी है। Whereas management accounting reports are used for internal purposes। जबकि आपकी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स हैं वो इंटरनल पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। ओके, एंड नो लीगल ऑब्लिगेशन फॉर एंटिटी टू पब्लिश देम। इसके लिए किसी किस्म की कोई लीगल ऑब्लिगेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है कि वो उसको पब्लिश करे। ये पब्लिश करना उसके लिए जरूरी नहीं है। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। यानी आप कह सकते हो कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेट करती है, whereas management accounting reports are based on both monetary and non-monetary information। जैसे पिछली स्लाइड्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं उसके पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स में कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मॉनिटरी भी हो सकती है और नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन पे भी बेस हो सकती है। ठीक है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं वो वही हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एंड इट इंक्लूड्स ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि किस एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रीवियस पीरियड में जो नॉर्मली 1 ईयर होता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है या डिक्लाइन हुई है, ये भी हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट से पता लगेगा। बिजनेस की कैश पोजीशन क्या रही है, बिजनेस के नेट वर्थ क्या है, ये सारी की सारी भी हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मिल रही है, क्योंकि ये तमाम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये तो जो उसके लिए सर्वे करवाते हो और उस पर जो रिजल्ट लेते हो, दीज आर नॉन एज नॉन मॉनिटरी। ठीक है जी। उसके बाद आइएगा नेक्स्ट, लिमिटेशंस। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, उसका ये लास्ट हिस्सा है, लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी तक जितनी हमने डिस्कशन की है ये सारी की सारी हमें बेनिफिट ही नजर आए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के ये एडवांटेजेस हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये पर्पसेस हैं, इससे हमें ये फायदा हो सकता है। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स इट हैज सम लिमिटेशंस। ठीक है, अब उसको जरा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। एंड दिस लिमिटेशन पार्ट हैज बीन आस्क्ड 2 to 3 टाइम इन पास्ट पेपर्स। ठीक है, और ये जब भी आया ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया और वो उसने कहा जी कि लिस्ट डाउन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट से कुछ मेरी थोड़ी सी एक इशू ये भी है, इशू की आदत है कि मैं अक्सर एग्जाम की जो टेक्निक्स हैं उसको साथ साथ डिस्कस करता रहता हूँ। एक अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो किसी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनको, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सही तरीके से नहीं पढ़ते। लाइक अगर उसने लिखा है लिस्ट डाउन तो पूरी पूरी डिटेल लिखने बैठ जाते हैं,
कोई जरूरत ही नहीं है। लिस्ट डाउन तो मतलब आपने ब्रीफली इसको बस लिस्ट डाउन करना है कि ये लिमिटेशंस। जहां वर्ड आता है डिस्कस करें या एक्सप्लेन करें तो वहां पर आप बिल्कुल करें। इलस्ट्रेट कर रहा है तो आप एग्जांपल से इसको प्रूव करें कि ये कैसे लिमिटेशंस है, यानी एक वर्ड को एक्सप्लेन करें और इसको इलस्ट्रेट कर दें एग्जांपल के साथ, तो वो फिर डिस्कशन बोर्ड में जाता है। बहरहाल ये फ्यूचर में मैं साथ साथ बताऊंगा, जब हम पास्ट पेपर उससे रिलेटेड करेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि हमने पास्ट पेपर जो है वो भी इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिनमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा, अब देखिए इसमें लिमिटेशंस क्या हैं कि बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड इफ रॉन्ग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर पुट एडवर्स इंपैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए मैं प्रीवियसली ये आपको बता रहा था कि आपका जितना भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जितना भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो सारे का सारा बेस करता है इंफॉर्मेशन पे। अगर आप इंफॉर्मेशन जो है, जो रिपोर्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट में ला रहे हैं, उन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं करते, उसको एनालिसिस नहीं करते, उसकी करेक्टनेस को आप और कंप्लीटनेस को आप जज नहीं करते और रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट में उस डेटा को देते हैं, तो definitely the report is based on wrong information, false information, and it will put adverse impact on decision making. So a vigilant way is required in order to make to provide reports. ठीक है, तो मैं ये भी इसको इसी लिमिटेशन को आगे इस तरह भी ले जा सकता हूँ। तो in order to prepare the management accounting reports, a professional is required, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर आप देखें, लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा था, इसको डिस्कस करने से पहले मैं इसी पॉइंट में आपको पहले एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, वर्ड कॉस्ट, जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो व्हाट इज कॉस्ट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेमिलियर कि कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, एक डेफिनेशन मैं अक्सर बोला करता हूं कॉस्ट में कि accumulation process of expenses related to a specific activity is known as cost। यानी कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, उस एक्टिविटी पर जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उन तमाम एक्सपेंसेस को अगर मैं एक्यूमुलेट कर लूं तो वो आपकी कॉस्ट बनती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कॉस्ट ऑफ परचेज निकालो। ठीक है, तो अब ये मेरी एग्जांपल को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व है जहां पर मुख्तलिफ एक्सपेंसेस करने हैं। सपोज आप एक कराची से उसको इस्लामाबाद में लाना चाहते हैं, कराची से बाय करके इस्लामाबाद लाना चाहते हैं, तो मैं कराची में पहले तो बाइंग कॉस्ट पे करूंगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करूंगा, कुछ टैक्सेस पे करूंगा, लोडिंग कॉस्ट पे होगी, अनलोडिंग कॉस्ट पे होगी, ये तमाम एक्सपेंसेस हैं, एंड ऑल दीज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक एक्टिविटी व्हिच इज नोन एज कॉस्ट। ठीक है, ये तो दरमियान में चले कॉस्ट का वर्ड आया तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, मैं उस पॉइंट की तरफ लाना चाहता हूं। अब अगर कॉस्ट के साथ एक वर्ड मैं और लगा देता हूं, लाइक मैं लिखता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जैसे ही मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखता हूं तो इसके मीनिंग टोटली चेंज हो गए। मैं वर्ड लिखता हूं डिफरेंशियल कॉस्ट, उसके मीनिंग टोटली चेंज हो गए। मैं वर्ड यूज करता हूं स्टैंडर्ड कॉस्ट, मीनिंग इंटायरली चेंज हो गए। यानी इट मींस कि जब भी कोई पर्सन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है उसके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स पे काम कर रहा है और लैक ऑफ नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो देन इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स। जैसे इफ मैनेजमेंट हैज नॉट सफिशिएंट नॉलेज, then it will distort the decision making process. Even wrong interpretation of available information might not be favorable। यहां पर ये ज़हन में रखिएगा, मैंने wrong information का वर्ड यूज नहीं किया, wrong interpretation। अब एक इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, मैनेजमेंट इज नॉट क्लियर अबाउट इट, तो उसकी इंटरप्रिटेशन रॉन्ग भी हो सकती है, और जब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगी तो फेवरेबल इंपैक्ट नहीं आएगा आपका डिसीजन मेकिंग पर। ठीक है जी। थर्ड अगर हम बात करें थर्ड लिमिटेशन की, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेशन क्या है कि देखो जो भी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेटा गैदर करते हो और उसके बाद उस डेटा को आप एनालाइज करने के बाद उसको रिपोर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, इट इज नॉट पॉसिबल दैट इट शुड बिकम 100% एक्यूरेट।
यानी 100% एक्यूरेसी पॉसिबल ही। तो वहां पर हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस यूज करते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। लाइक आपसे ये कहा जाता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को, ये जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी है कि इसको अपोर्शन कर दो इन प्रोडक्ट्स में, तो उसके लिए आप जो बेसिस लेते हो उसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। 100% एक्यूरेट कॉस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। So the management should be vigilant to use the management accounting reports for good interpretation. यानी अब मैनेजमेंट को इतना विजिलेंट होना चाहिए कि वो इन रिपोर्ट्स को एक अच्छी इंटरप्रिटेशन कर सके, बेहतर इंटरप्रिटेशन कर सके और उसको यूज कर सके। जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी आपसे बात की थी कि अगर मैनेजमेंट उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं करेगा, प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो वो उसको रॉन्ग इंटरप्रेट करने की वजह से हमारे एडवर्स इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज importance of management action. If management will take corrective and timely action on the basis of management reports, then it will be useless exercise. सॉरी एंड आल्सो बेस, ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मैं ठीक करके आपको भेज दूंगा कि अगर मैनेजमेंट जो है वो करेक्टिव एक्शन लेती, टेक करेक्टिव एंड टाइमली एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट। यानी अगर मैनेजमेंट रिपोर्ट आप तैयार करते, टॉप लेवल मैनेजमेंट को देते और टॉप लेवल मैनेजमेंट उस रिपोर्ट्स को इंपॉर्टेंस देती है और उस पर टाइमली और करेक्टिव एक्शन लेती है, तो इट विल बी अ यूजफुल एक्सरसाइज। और ये ऑब्वियसली हमारे रिसोर्सेज में एक अच्छा इजाफा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, इफ मैनेजमेंट विल नॉट टेक प्रोडक्टिव एंड टाइमली एक्शन, यानी अगर मैनेजमेंट टाइमली एक्शन नहीं लेती और टाइमली करेक्टिव एक्शन नहीं लेती उन रिपोर्ट्स पर जो रेगुलरली मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जा रही है या उन रिपोर्ट्स पर जो स्पेसिफिकली बनवाई जा रही है, और उसकी वजह से आपकी जितनी भी एक्सरसाइज आपने की है वो यूजलेस हो जाएगी और ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ रिसोर्सेस है। यानी आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, कॉस्ट भी आप लगा रहे हैं, लेकिन इसका किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये मैंने अभी आपके सामने आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया, इतना हिस्सा। अब मैं आप लोगों पे पहले छोड़ता हूं कि आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो, मैं हेड ऑफिस पे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो क्वेश्चन करना चाहता है उसको अलाउ कर दें। तो ये जैसे एक क्वेश्चन स्टूडेंट का आया मेरे पास कि ओपन बुक इसमें है, तो इसमें जो है वो आई थिंक ओपन बुक नहीं होता, वो फाइनेंशियल्स में होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। जी कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आप क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं जी जितना हमने स्टूडेंट्स, काइंडली अगर कोई क्वेश्चन है काइंडली अपना हैंड रेज करें ताकि मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। थैंक यू। जी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि हमारी कितनी क्लासेस होंगी सब्जेक्ट की। तो नॉर्मली हमारे 60 आवर्स होते हैं और इंशाल्लाह होपफुली इसमें कंप्लीट होगा। सर इसके लिए बुक्स कौन सी लेनी है हमने? बुक्स कौन सी लेनी जी? जो आपकी रिकमेंडेड बुक है वो आपकी ऑब्वियसली आईकैप की बुक है, बट द लेवल ऑफ द आईकैप बुक इज वेरी हाई। तो लेकिन ये आप कर सकते हैं, तो उस बुक में जो थ्योरेटिकल पोर्शन दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल, उसमें आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। तो जो वहां तक क्वेश्चंस वगैरह का ताल्लुक है, जो प्रैक्टिस का ताल्लुक है, तो आई विल प्रोवाइड दीस क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस फॉर यू टॉपिक वाइज। सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आप बोर्ड यूज करेंगे, वैसे समझाएंगे? जी अच्छा, अब न्यूमेरिकल के लिए जो मैंने पहले भी मैंने लेक्चर में बताया अपना जो वे ऑफ टीचिंग में, तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि हम एक्सेल यूज करें, ठीक है। एक्सेल में एक तो कैलकुलेशन जरा आसान हो जाती है, टाइम सेव होता है
और क्लियरली अंडरस्टैंड भी होता है, ठीक है। और वही शीट आपके साथ बाद में शेयर भी हो जाएगी। तो लेकिन अगर आप उसको एक लेक्चर देके देखें, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है तो देन आई कैन यूज द बोर्ड एज वेल, इसमें भी कोई इशू नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे क्लास की टाइमिंग के हवाले से बात करनी थी कि आज जैसा क्लास का टाइम 4 to 6 रखा है उन्होंने। अब नेक्स्ट मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, लेकिन सर ये 4 to 6 तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं और जो जॉब करते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा कि वो इस टाइम पे अपनी क्लास ले सकें, और खासतौर पर मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि उनके तो टाइमिंग ही ऐसे हैं कि वो 4 बजे क्लास लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम क्लास का टाइम 6 से 8 ही कर दें जो बाकी कोर्स की क्लासों के होते हैं। ओके, ये आपको ऑब्वियसली मैनेजमेंट वाले आपको इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। और जो भी टाइम होगा ये तो उनका काम है, ये मेरा काम नहीं, मैनेजमेंट का काम है। तो वो इंशाल्लाह आपको इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें एक ये जो लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ा रहे थे ना सर, इसमें एक पॉइंट आया है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है सर। उस अप्रोक्सीमेशन में आपने कहा है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो लिमिटेशन है, अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसको इंटरप्रेट करेंगी जो स्लाइड में लिखा है, तो अगर वो उसको इंटरप्रेट करेगी, पहले हमने पढ़ा कि हम उसकी इंटरप्रिटेशन करके मैनेजमेंट को देंगे, तो ये दो चीजें कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं हुई? ओके, देखिए जब आप दूसरी बात सर, और जी दूसरी बात सर, तो जी जो इंटरप्रिटेशन तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करके उनको देती है, वो रिपोर्ट तैयार करती है। तो अगर अपर लेवल मैनेजमेंट इंटरप्रिटेशन करेगी तो फिर लोअर मैनेजमेंट क्या करेगी? क्योंकि अपर लेवल मैनेजमेंट का काम ही है को इंटरप्रिटेशन को यूज करके रिपोर्ट बनाए और उस पे फोरकास्टिंग करे। ठीक हो। देखिए पहली बात तो है कि मैनेजमेंट में कंप्लीट हायरार्की होगी, ठीक है। अब उसके मुताबिक अगर हम देखें तो चले मैं पहले इस आंसर की तरफ आता हूं जो आपने पहला क्वेश्चन किया था इंटरप्रिटेशन का, और ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आप कह रहे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। देखें पहली बात तो है कि इंटरप्रिटेशन की जो मैंने बात की, दैट इज अ सेपरेट थिंग, कि आप जो भी पर्सन परसीव कर रहा है किसी भी इंफॉर्मेशन को, मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन को परसीव करेगा दैट माइट डिफर, वो एक अलग पॉइंट है। जब मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करता हूं कि जब आप रिपोर्ट बना रहे होते हैं, रिपोर्ट के वक्त आपको 100% एक्यूरेसी नहीं मिल सकती। वी हैव टू टेक द वेरियस अजम्पशंस, वेरियस बेसिस, वेरियस एस्टिमेट्स, और उस बेशक वो रियलिस्टिक होते हैं, उनको आप अप्लाई करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैनेजमेंट को इसको सही इंटरप्रेट करना पड़ेगा, यानी या रिपोर्ट इस फॉर्मेट में हो कि वो उसको ज्यादा बेसिक अंडरस्टैंड कर सके। ये बेसिकली इसमें डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपने क्वेश्चन किया वो मैंने अभी आपको थोड़ा बताया कि पूरी हायरार्की होती है, और उसमें जो जो आपकी जो स्पैन होता है या ड्यूटीज असाइन होती हैं उसके मुताबिक आप उसको परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट का काम नो डाउट डिसीजन मेकिंग है, लेकिन जो अब मैनेजमेंट के भी कुछ पार्ट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट एक मिडिल लेवल है, तो कहीं ना कहीं पर उसको इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी करने का प्रोसेस होता है। अगर हर पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा तो दैट माइट बी रॉन्ग, ठीक है, तो और हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जी प्लीज। सर जी मेरे पास एक क्वेश्चन टाइप में आया, इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन का कॉन्सेप्ट, ये हम फोरकास्टिंग में डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखिए जब हम कोई भी पास्ट डाटा लेते हैं उसको कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये एक्सेल में आपको थोड़ा सा हिस्सा करके भी दिखाऊंगा। जब हम उसको पास्ट जितना भी डाटा उसको एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस को हम नाम देते हैं, उस टेक्निक को इंटरपोलेशन। और उसी टेक्निक से जो आप ट्रेंड क्रिएट करते हैं, उस ट्रेंड को इंप्लीमेंट करते हैं फ्यूचर में इन ऑर्डर टू फोरकास्ट और बजट द इंफॉर्मेशन, उसको हम एक्सट्रापोलेशन का नाम देते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारी जो पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, हमारी पहले तो कह रहे थे ऑनलाइन क्लासेस होंगी, अब उन्होंने फिजिकल क्लासेस कर दी मंडे से। तो हमारी टाइमिंग 5:30 बजे तक हुआ करेगी फिजिकल क्लास, उसके बाद हॉस्टल में जाते जाते 6:30 होगा करेगी। तो हमें तो सूट करेगा सर 7 बजे के बाद अगर क्लास होगी ऑनलाइन। हमारी एक ही क्लास ऑनलाइन है, सर बाकी सॉरी, मैं इसमें बात इंक्लूड कर दूं आपकी, सॉरी बात काट रहा हूँ। आपको जितनी भी टाइमिंग्स की प्रॉब्लम है काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू। ओके जी, ये क्वेश्चन मेरे पास हो रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, देखें बहुत ब्रीफली मैं इसका आंसर दूंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का वे है, जिसमें आप कॉस्ट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और बेसिक टेक्निक्स लगाते हैं और कॉस्टिंग के लिए, और उन इंफॉर्मेशन को जब आप प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, इट बिकम्स अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हेलो। हेलो। जी, और कोई क्वेश्चन? जी सर। हेलो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये सर, ये मैनेजरियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेम है या इनमें डिफरेंस है सर? एक ही चीज है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली लेक्चर की जो स्लाइड्स हों वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर अगर ग्रुप में शेयर हो जाएं। सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा, मुझे बात आपकी समझ नहीं आई। स्लाइड्स, लेक्चर की स्लाइड सर ग्रुप में अगर शेयर हो जाएं तो ये काफी बेनिफिशियल। जी, मैं ये अभी अब क्लास के बाद जो है ना मैनेजमेंट को मैं भेज दूंगा, ये हेड ऑफिस को, जो भी मेरे साथ कंसर्न पर्सन है, लेकिन उनको भेजूंगा, वो आपको शेयर कर दें। थैंक यू सर। जी, और कोई क्वेश्चन? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कास्ट अकाउंटिंग और मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होते हुए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? और ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है सर कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है? ओके, देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जब आपके पास ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत क्या है? देखिए, पहली बात तो है कि आपने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग के वी हैव टू डिफरेंट सिस्टम्स। एक होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक इंटरलॉकिंग सिस्टम। ठीक है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा इंटरलॉकिंग सिस्टम पे होती हैं, जहां पर सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स रखे जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे मैंने लेक्चर में भी बताया, कि ये आपका समराइज्ड फॉर्म में होती है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल वो हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो आपकी इन डेप्थ एनालिसिस करती है। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग बेशक हमें इंफॉर्मेशन गैदर करके दे रही है, लेकिन उस पर जो प्लानिंग करनी है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। उस पे जो हमने कंट्रोल करके और उस पर जो हमने आउटकम निकालना है, डिसीजन मेकिंग करनी है ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन किया जाए, दैट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप ये समझ ले मैनेजमेंट से रिलेट करती है। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो डिसीजन मेकिंग है। कॉस्ट और फाइनेंशियल जो है वो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा हुआ टाइप हुआ है कि विच बुक ऑफ सीए ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकमेंडेड नेम प्लीज। देखिए, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीए में सिर्फ एक ही बुक है और उसका नाम ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कैफ 3 के नाम से है, वही बुक है। जी, मैं एग्री करता हूँ, ये एक क्वेश्चन स्टूडेंट लिखा सुहेल
नहीं, I think the best example is nowadays where COVID situation are facing and quantitative and qualitative data are based on approximation basis, where situations are not clear picture and management are taking decision on the basis of limited information. That is also a very good example. ये अभी एक स्टूडेंट लिखा कैप 3 BMBS की है, तो प्लीज रिमेंबर जो अभी न्यू स्कीम आई है सीए की, उसमें जो कैप 3 है वो BMBS नहीं है, BMBS खत्म हो चुका है, वो पुरानी बुक की बात कर रहे हैं। जो न्यू बुक आई है वो कैप 3 ही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर किसी को बुक नहीं होगी तो आप बताइएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। आई थिंक मजीद कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज कैन वी यूज कैप्टन मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक फॉर ACC F2 पेपर। देखिए F2 पेपर जो है ACCA का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका लेवल बहुत लो है, ठीक है। किसी हद तक आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप यूज कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए वो ज्यादा बुक बेहतर नहीं होगी प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए तो मैं CA की बुक भी आपको कहूंगा काफी टफ हो जाती है, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट जो है ना, मैं आपको खुद क्वेश्चन दूंगा। मेरे अपना क्वेश्चन बैंक है, मोर देन 450 क्वेश्चंस है, उनमें से मैं निकाल कर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। इसके बेसिस पर जो जो आपके जो है ना टॉपिक होगा उसके बेसिस पर वो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है जी, आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जैसे आपको मैनेजमेंट बताएगी उसके मुताबिक हम फिर करेंगे जी। हेड ऑफिस में जो हैं आप उनको प्लीज बता दीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास कब होगी। थैंक यू, अब नमाज का भी टाइम हो रहा है। ठीक है जी, ओके सर, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा सर स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।